मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बिल्कुल के सब और आप सब पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपकी जो सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण और हम, जो आपकी भूगोल की पुस्तक है, उसके अध्याय 4 वायुमंडल को हम लोग पिछले सप्ताह देखे थे। उसी कड़ी में उसी चैप्टर को अभी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चूँकि वो अध्याय 4 वायुमंडल का जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबा था, तो एक दिन में कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अध्याय 4 वायुमंडल, आप याद रखें बच्चों, अध्याय 4 वायुमंडल से हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें जानेंगे वायु दाब, एयर प्रेशर। वायु दाब क्या है? क्या आप जानते हैं कि हमारे ऊपर वायु का भार होता है? इस वायु में वजन होता है जो दाब पैदा करता है। बच्चों, वायु मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, हवा है ना। तो हवा में वजन है, हवा में क्या है? वजन है, वेट है, जो दाब पैदा करता है। यह जानकारी आपको आश्चर्यचकित कर देगी कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, ताकत लगाती है ना। किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत दिशा में बल लगाता है। इस कारण हमें पता नहीं चलता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। समझ पा रहे हैं बच्चों? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। समुद्र सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। कहाँ पर होता है? समुद्र सतह पर। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है वायु दाब घटता जाता है। वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापी बैरोमीटर से मापा जाता है। इसको आप याद रखें कि वायुमंडलीय दाब को कैसे मापा जाता है? तो वायु दाब मापी से, जिसको हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। वायु दाब मापी यंत्र को चित्र 4.7 में प्रदर्शित किया गया है, जो हम लोग भी देखेंगे आगे। चित्र 4.7 क्या है? ठीक है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण उस स्थान के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक ताप वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस कारण यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए यह भारी होता है। भारी वायु नीचे बैठकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण आसमान साफ होता है। समझ पा रहे बच्चों? वायु दाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात तापमान के अधिक होने पर वायु दाब कम हो जाता है और तापमान के कम होने पर वायु दाब बढ़ जाता है। समझ पा रहे? मतलब हवा और वायु दाब दोनों, मतलब तापमान और वायु दाब में दोनों में बहुत भिन्नता है। जब वायु दाब कम होगा तापमान बढ़ जाएगा, जब तापमान कम होगा वायु दाब बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों में विपरीत संबंध होता है। धरातल पर तापमान में भिन्नता के कारण निम्न 3 वायुदाब पेटी और 4 उच्च वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। इन वायुदाब पेटियों को चित्र 4.3 में प्रदर्शित किया गया, देखेंगे अभी हम लोग, है ना। इस चित्र में वायु को मुड़ती हुई दिखाई गई है। ऐसा इस कारण है कि वायु फेरेल का नियम का अनुसरण करती है। फेरेल के नियम के अनुसार वायु उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ी जाती है। इसको याद रखें आप कि फेरेल का नियम क्या है। फेरेल का नियम क्या बताता है? तो फेरेल के नियम के अनुसार वायु उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। समझ पा रहे हैं वायु दाब को? ठीक है, आइए हम लोग पवन को देखें। हवा, पवन मीन्स हवा, है ना। पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण है, इसी कारण वायुदाब पेटियां बनती है।
वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन। प्रवाहित वायु या पवन की दिशा का पता पवन दिशा सूचक चलता है। एनीमोमीटर से हम पवन की गति को मापते हैं। देखिए, वायुमंडलीय दाब को हम कैसे नापते हैं? वायु दाब मापी बैरोमीटर बताएं आपको। यहाँ पर है एनीमोमीटर। ये क्या है? पवन की गति को मापते हैं कि हवा किस रफ्तार से चल रही है, इसको हम लोग मापते हैं। आप पवन को काम करते भी देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाता है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देता है। देखे हैं आप लोग? जब आंधी तूफान आता है, आंधियां चलती है, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। पत्तियां रोड पर, जो भी कागज के टुकड़े, पत्ते, डस्ट वगैरह जो भी रहते हैं रोड पर, सब उड़ने लगते हैं। तो समझ लीजिए कि हवा कार्य भी करती है ना। पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थाई पवन, दूसरा है मौसमी पवन और तीसरा है अस्थानीय पवन। देखिए, अभी जो चित्र 4.4 है, यहाँ देख रहे हैं बगल में, ये प्रमुख वायुदाब पेटियां हैं। देख लीजिए इसको, है ना, ध्यान से इसको देखिए कैसे कैसे बना हुआ है। तो पहला हम लोग अस्थाई पवन को जाने कि अस्थाई पवन क्या है। जिस दिशा में हवाएं प्रायः साल भर चला करती है, यानी कंटिन्यू चलते रहती है साल भर, उसी को हम लोग अस्थाई पवन कहते हैं। व्यापारिक पछुआ एवं ध्रुवीय पूर्वी पवन अस्थाई पवन है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहते रहते हैं। ये आपका कौन सा हो गया? अस्थाई पवन। सीधा जानिए, अस्थाई पवन का मतलब कंटिन्यू, ये साल भर चलते रहते हैं। आइए मौसमी पवन। जिन हवाओं की दिशा में ऋतु के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। ऐसे पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते रहते हैं। जैसे भारत में मानसूनी पवन। ठीक है, देख पा रहे हैं? ये क्या होता है? विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा बदल देंगे। जो ऋतु समझ रहे हैं ना, गर्मी, जाड़ा, बरसात, तो ऐसे मौसम में ये मौसमी पवन कहते हैं इसको। इस मौसम के अनुसार चलने वाले पवन, है ना। तीसरा है स्थानीय पवन। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलते हैं। जैसे स्थलीय एवं समुद्री समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। यह पवन उत्तरी भारत में मई जून में बहती है। जैसे कि आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में दिन में देखिएगा बहुत गर्म हवाएं चलती है, उसको हम लोग लू कहते हैं। तो क्या सालों भर लू चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लू हम लोग कब? प्रायः मई जून के महीने में देखते हैं। मई जून के महीने में हवाएं बहुत गर्म हो जाती हैं और हम लोग उसको स्थानीय पवन कहते हैं। समझ पा रहे हैं? आइए आर्द्रता के बारे में जानें। ये क्या है आर्द्रता? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों का जल जब वाष्पित होता है तब जलवाष्प बन जाता है। आप लोग देखते होंगे बच्चों, कहीं भी पानी अगर गिर जाता है तो हम क्या देखते हैं कि कुछ देर के बाद पानी सूख जाता है। विज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे कि जब सूर्य की तेज गर्मी या हवाएं, जब सूर्य की तेज गर्मी उस पानी पर पड़ती है तो पानी क्या होता है? जलवाष्प बन जाता है। और जलवाष्प बनने के बाद वो हवा में ऊपर उठकर ऊपर हवा में मिल जाता है और जलवाष्प बनता है। तो वायु में किसी भी समय उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है,
इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्रता अधिक होने पर कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर, पवन नापने के लिए, पवन की गति नापने के लिए एनीमोमीटर, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तब यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? ठंडा। वाष्प संघनित और ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर नहीं सके, तब यही वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि आकाश में आप जो बादल देखते हैं वो बादल बन कैसे हैं। तो बच्चों, अभी आपको बताएं कि जल के जितने स्रोत हैं, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, झील हो, झरना हो, सागर हो, महासागर हो, समुद्र हो, चाहे जो भी स्रोत है, उनमें जो सूर्य की तेज गर्मी पड़ती है तो जल, पानी वाष्प बनकर धीरे धीरे ऊपर उठता है और ऊंचाई तक जाने के बाद ठंडा होने लगता है और ठंडा होने के बाद जल की छोटी छोटी बूंदें मिलकर जल की बड़ी बूंदें बन जाती है और इससे बादल का निर्माण होता है। और जब जल की बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती है तो वो भारी हो जाती है और भारी हो जाने के बाद हवा में तैर नहीं सकती है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिर जाती है। इस तरह से बारिश होती है। जान गए आप लोग? जेट हवाई जहाज आकाश में उड़ते हुए अपने पीछे एक लंबा सफेद पथचिन्ह छोड़ते हैं। देखें आप लोग कभी जेट हवाई जहाज आकाश में? देखिएगा, जब उड़ेगा ना तो लगा पीछे से एकदम सादा टाइप का, सफेद टाइप का जो है, एकदम लाइन खींचता हुआ जा रहा है, एकदम सीधा लाइन खींच ले जा रहा है ना। तो आप देखते होंगे इनके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। जल के रूप में पृथ्वी पर गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। आइए हम लोग जाने कि संवहनी वर्षा क्या है। ठीक है, सूर्य ताप से जब भूतल गर्म हो जाता है और उस स्थान की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है तो संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तथा उसमें जो उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है, इससे जो वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। ऐसी वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखा क्षेत्र में होती है। समझ पा रहे बच्चों आप लोग? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, सो बताइए आप लोग। अगर समझ पाते हैं तो मन से पढ़िए, नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, वीडियो के कमेंट में, ताकि और अच्छे ढंग से आपको समझाया जाए और इजी वे में आपको समझाया जाए। ठीक है, पढ़ें जरूर। देखिए बच्चों, हर क्लास इम्पॉर्टेंट है, हर वीडियो इम्पॉर्टेंट है। चूँकि आपके विद्यालय में अभी पढ़ाई तो हो नहीं रही है, ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, आपको ऑनलाइन भेज रहे हैं। तो आप पढ़ेंगे ना, नहीं पढ़ेंगे भूल जाएंगे ना, फिर दिक्कत होगा आपको। तो आप पढ़िए जरूर, है ना, आपको पढ़ना है। पर्वतीय वर्षा, जब हवा अपने साथ नमी लिए चलती है और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है, तब उस स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है। नमी युक्त वायु पर्वतीय ढालों से टकराकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर वर्षा कराती है। ऐसी वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में होती है ये वर्षा। ठीक है, पर्वत के दूसरी ओर के हिस्से में वर्षा नहीं या बहुत कम होती है। इसे वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया वाला क्षेत्र। तीसरा है चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। जब गर्म और आर्द्र हवा निम्न वायु दाब केंद्र के चारों ओर चक्कर काटते हुए ऊपर उठती है, तब ठंडी होकर संघनित हो जाती है और वर्षा कराती है। यह वर्षा चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। यह अधिकतर
तटीय क्षेत्रों में होती है। जीव जंतुओं और पौधों को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। वर्षा नहीं होगा तो हम लोग पानी कहाँ से लेंगे बच्चों? पेड़ पौधे पानी कहाँ से लेंगे? पशु पक्षी पानी कहाँ से पिएंगे? वर्षा का जल ही सतह के नीचे रिसकर भौम जल या भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके पे यदि वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है ना। चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा। इसको देखिए बच्चों, चक्रवात एक विशिष्ट मौसमी परिस्थिति है जब किसी क्षेत्र विशेष का तापमान अधिक होने से निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है, तब चारों ओर की वायु निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। समझ पा रहे हैं? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को तूफान कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आता है ना, उसको हम लोग तूफान कहते हैं। तीव्र चक्रवातीय तूफान का खतरा भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी से बना रहता है। उड़ीसा राज्य के 5 जिले अक्टूबर 1999 को इस चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए। यह महाचक्रवात जो उड़ीसा के एरसमा एवं बालिकुदा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया, इसकी गति 260 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव के जंगल भी पारादीप एवं कोणार्क वाले जगहों से लगभग लुप्त हो गए। देखिए बच्चों, चक्रवात कितना खतरनाक रूप धारण कर लेता है। आप लोग हाल ही में कुछ दिनों पूर्व सुने थे ये चक्रवात आने वाला है, वो चक्रवात आने वाला है। तो यही चक्रवात की बात की जाती है बच्चों। जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मतलब ये वायुदाब निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो उससे चक्रवात आते हैं। और चक्रवात जब आते हैं तो भारी बारिश होती है, अपने साथ तेज हवाएं लाती है, बहुत नुकसानदायक होता है। बहुत ही प्रभावित लोग हो जाते हैं, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से बहुत नुकसानदायक भी होता है बच्चों। कभी कभी चक्रवाती हवाएं बहुत नुकसानदायक हो जाती है। 1999 ईस्वी के महाचक्रवात के बाद भी बंगाल की खाड़ी में तितली, हुदहुद, गाजा नामक कई चक्रवात आ चुका है। ये चक्रवात सामान्यतः अक्टूबर नवंबर माह में आता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इस पूरे चैप्टर को आप लोग देखें। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन इसके प्रश्नोत्तरी को हम लोग करेंगे। और मैं बच्चों आप लोगों को ज़रूर सलाह दूंगा कि आप लोग पढ़ें ज़रूर। नहीं पढ़िएगा तो आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाइएगा, तो फिर दिक्कत ना होगा। आप पढ़ें ज़रूर, और आपका मूल्यांकन जब हो स्कूलों में तो उसको अच्छे ढंग से आप क्लियर कर पाएँ। तो आप ज़रूर पढ़ें। वीडियो पसंद आता है तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें अच्छी लगेगी, हमें अच्छा लगेगा। और हम अच्छे वीडियो आपको इसी तरह प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अच्छे ढंग से पढ़ पाएँ, आपकी पढ़ाई एकदम बाधित ना हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें।